नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान हैं डीएसपी किरण अहिरवार मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम गूंज में। थैंक यू। और मैम के बारे में बता दूं, महिला सुरक्षा से संबंधित मैम अभी कमान संभाले हुए हैं ग्वालियर में। सो मैम, जब भी बात आती है महिला सुरक्षा की तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और ग्वालियर के जितने भी सवाल हैं आज कोशिश करूंगी मैं कि सब आपसे जान पाऊं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, तो आपकी आम इंसान से पुलिस में आने तक की जर्नी कैसे शुरू हुई? जैसे कि आपने बोला, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। मेरी भी कॉलेज से शुरुआत हुई थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ पीएससी का एग्ज़ाम दूं। फाइनल ईयर के बाद मैं इंदौर चली गई तैयारी करने के लिए, और फिर वहाँ पे तैयारी की, और फर्स्ट टाइम में ही मैंने पीएससी क्लियर किया। ये सोचा नहीं था कि मेरा डीएसपी में हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मुझे डीएसपी मिला, और उसके लिए मैं बहुत खुश भी थी। और मैंने कहा जो मिला है उसमें जो भी होगा अपना 100% देंगे, और मैं ऐसे एक पुलिस अधिकारी बन गई। जी मैम, आप एक महिला हैं, और बतौर महिला आप एक महिला सुरक्षा के जिम्मा संभाले हुए हैं ग्वालियर शहर में। सो बहुत सारी बातें आती हैं, और अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं, गर्ल्स को लेकर छेड़खानी के कई सारे मामले सामने आते हैं। ऐसे में अगर कोई गर्ल पीड़ित है अगर छेड़खानी को लेकर, कहाँ वो अपनी कंप्लेन करे और कहाँ पे जल्द से जल्द सुनवाई हो? यदि कोई लड़की या महिला छेड़खानी की घटना से पीड़ित है, तो सबसे पहले वो अपने संबंधित थाने में जा सकती है, या फिर महिला थाने में आकर भी अपनी कंप्लेंट कर सकती है। इसके लिए हमारे सभी थानों में ऊर्जा डेस्क बनाए गए हैं। ऊर्जा डेस्क में एक महिला अधिकारी ही होती है, जो उस लड़की की, जो भी पीड़ित लड़की या महिला उसको सुनती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी लड़की अपनी परेशानी, छेड़खानी है या बलात्कार संबंधी कोई भी घटना एक महिला को बहुत अच्छे से बता सकती है, खुल के बता सकती है, बजाय किसी पुरुष अधिकारी के। जी। तो इसके लिए सभी थानों में महिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और वो उनको पूरी सांत्वना के साथ सुनते हैं, और उनके साथ जो भी घटना हुई है उस पर जो भी लीगल एक्शन होता है फिर वो लिया जाता है। जी। सो मैम, महिलाओं की बात चल रही है और घरेलू हिंसा ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और नए कानून जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं 1 जुलाई से, सो कितना परिवर्तन आया है उन कानून के साथ, और क्या हमारी ग्वालियर पुलिस कर रही है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से निजात दिलाई जाए? जैसे कि घरेलू हिंसा ये सदियों से चला आ रहा है और अभी भी जारी है, और इसके लिए हमारे कानून बने हुए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया हुआ है अलग से। हमारे जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसमें भी घरेलू हिंसा के लिए कानून था। अभी जो नया आई है, बीएनएस आई है, उसमें भी महिला उत्पीड़न से संबंधित कानून बनाए गए हैं। इनमें और कुछ संशोधन भी किया गया है, जैसे कि कुछ सजाएं बढ़ाई गई हैं, या महिला अपराध जो पहले हमारे बिखरे हुए थे अब वो सभी को एक अध्याय में समेटा गया है, और इसमें बहुत सारे नए प्रावधान किए गए हैं। सो ग्वालियर पुलिस हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप किसी तरह की हिंसा से पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आगे आए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, और जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं पा पाएंगे। सोचिए, विचारिए, और आपको लगता है कि आपको बात करना है तो जरूर आगे आए। सो मैम, जब सोसाइटी की बात आती है तो कई सारे अपराध भी होते हैं, और अपराधों में कहीं ना कहीं जब एक फीमेल इंक्लूड होती है तो उसे लगता है कि अगर उसने कंप्लेन की उसका नाम सामने आएगा, लोग क्या कहेंगे। तो अगर ऐसे में कोई अपनी कंप्लेन करना चाहता है और चाहता है साथ ही कि उसका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाए, किसी तरह की कोई पहचान उजागर न की जाए, इसके लिए पुलिस की क्या प्रक्रिया होती है, और अगर कोई इस तरह से कंप्लेन करता है तो क्या प्रोसेस होती है? नाम उजागर नहीं किया जाए, जैसे कि आपने बोला है। वैसे भी हमारे कानून में प्रावधान है कि यदि कोई महिला अपनी एफआईआर करती है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है, और यदि उसका नाम उजागर होता है मीडिया में या किसी समाचार पत्र में या पब्लिक प्लेस में, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। यदि कोई अपने नाम उजागर किए बिना एफआईआर करना चाहता है तो हमारे कुछ नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर, उस पर वो फोन करके बोल सकती है, तो थाने पर आए, अपनी कायमी कराए, एफआईआर कराए, या फिर बेटी की पेटी भी लगी हुई है उसमें भी अपने बिना नाम से शिकायत दर्ज कर सकती है, उसमें शिकायत डाल दें। लगातार हम अपनी बेटी की पेटी खोलते हैं, और यदि उसमें कोई शिकायत मिलती है, उसका उद्देश्य यही था कि अगर आप थाने नहीं आना चाहते हैं, जैसे कि परिवार का भय है, समाज का भय है, तो आप अपनी शिकायत बेटी की पेटी में डाल दीजिए। वो लगातार हम लोग ओपन करते हैं। अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो हम फिर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जी। सो मैम, जब बात हम करें ये कार्रवाई सारी चीजों की, इनमें कहीं ना कहीं एक और बात आती है मैम कि जब कोई कंप्लेन करने जाता है तो ऐसा बहुत कम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केसेस आते हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ ही जो काम कर रहे हैं या फिर जो कांस्टेबल या कोई बैठा हुआ है अधिकारी, वो किसी के साथ अभद्रता करते, तो
ऐसे में यदि किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराए और उसके लिए फिर क्या पूरी प्रक्रिया होगी? यदि किसी के साथ थाने में अभद्रता की जाती है तो वो वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी शिकायत कर सकता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा सकता है या मेरे पास या एडिशनल सर के पास जा सकता है। कहीं भी वो वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ शिकायत करे कि मैं किसी संबंधित थाने में गई थी या किसी पुलिस अधिकारी या आरक्षक के द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई है या मेरी शिकायत नहीं सुनी गई है। शिकायत करने पर उसकी जांच की जाती है और अगर ऐसे तथ्य आते हैं कि उसके साथ अभद्रता की गई है तो उस पर फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। मैम ये तो बात हमने की महिला सुरक्षा से लेके ये सारी बातों की। अगर मैं बात करूं सर मैम एज एन एस्पिरेंट्स से आप जब सक्सेसफुल हुई तो क्या ये जर्नी, क्योंकि एस्पिरेंट की बात करूं कई सारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्ट्रेटेजी वो अपनाएं जो इस डिफिकल्ट परीक्षा में सफल हो पाए? जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप पूरी लगन से मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, मोबाइल से दूरी बनाए रखिए, आप लोगों के नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए। जैसे कि मैंने जब पहली बार तैयारी करने इंदौर गई थी तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि पीएससी जैसा एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और आप एक बार में इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से आप दूर रहिए। मेरा विचार है कि आप सकारात्मक रहिए। अगर आपने ठान लिया है और आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर सफल हुई। और मैंने भी इन ऐसी नकारात्मक चीज़ों से मैं दूर रही और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक ही बार में एग्ज़ाम को क्लियर करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अन्य सालों तक, बहुत सारे सालों तक एग्ज़ाम दूं या तैयारी करूं। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दिया और मैं पहले प्रयास में ही सफल हुई। मैम आर्ट्स की बात करें, कितने घंटे, क्योंकि कई बार आर्ट्स लोग पूछते हैं जब आप एक सफल पद पे होते हैं कि आपने कितने घंटे रोज के पढ़ाई किए तब आप यहाँ तक पहुंचे, तो मैं आर्ट्स की बात करना चाहूंगी, मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ना जरूरी है? घंटे तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। कोई किसी क्वेश्चन को कोई एक बार में समझ लेता है या किसी को उसको 4 बार पढ़ने में समझ में आता है। किसी को कोई विषय ज्यादा टफ लगता है, किसी को हिस्ट्री टफ लगती है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन टफ लगता है, किसी को मैथ्स टफ लगती है या साइंस टफ लगती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा विषय ज्यादा टफ लग रहा है। अगर कोई विषय उससे ज्यादा टफ लग रहा है तो उसे उस पर मेहनत करनी चाहिए। और रिवीजन एक बहुत बड़ी बात है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आपने कोई चीज पुरानी पढ़ी हुई है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे, क्योंकि आप नया नया सीखेंगे। अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया तो आप पुराना भूल जाएंगे। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करते रहिए। और क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जैसा कि मैम ने कहा, कम पढ़िए बट फोकस के साथ पढ़िए और जितना आप पढ़ रहे हैं विश्वास करके चलिए कि वो आपको आउटपुट देगा, लेकिन रिवीजन मस्ट है। सो मैम जैसा हमने अभी एज अ एस्पिरेंट बात करूं सोशल मीडिया, आज के सोशल मीडिया के दौर में सारी चीजें बहुत छोटी कर दी हैं और कहीं ना कहीं फीमेल इससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुई है क्योंकि क्राइम बढ़ गए हैं सोशल मीडिया के तौर पे। तो मैम मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई फीमेल इस तरह की मतलब किसी तरीके की सेक्सुअल मैसेज या कोई वीडियो से अगर उसे कोई परेशान करता है तो क्या उसके लिए प्रावधान है मैम, और कैसे वो अपनी कंप्लेंट कराए? अगर कोई उसको मैसेज कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान कर रहा है तो वो थाने आइए। हमारे साइबर अपराध में उसमें एफआईआर होती है और साइबर थाना भी है। हमारी साइबर टीम है जो काम करती है इस प्रकार के अपराधों में। तो साइबर टीम लगातार इस प्रकार के प्रकरण कर रही है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको हम पकड़ते भी हैं और उनको कार्रवाई भी करते हैं। जी मैम, आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, अलग अलग मुद्दों पर जाना, महिला सुरक्षा को लेकर जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर वासियों से यही कहना चाहती हूँ, सकारात्मक रहिए। अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप तुरंत हमें बताइए। हम आपको जो भी हमारे मदद होगी हम आपको मदद करेंगे। आपको वैधानिक चाहिए, आपको लीगली एडवाइस चाहिए या आपको कोई पारिवारिक हेल्प चाहिए या किसी आपसी छोटा भी विवाद है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और पुलिस के साथ आप थोड़ा सा तालमेल बिठाइए, क्योंकि जहां तक बात होती है डरने की, झिझकने की, तो जैसा कि मैम ने बोला हर जगह उनके हेल्प डेस्क पर लोग मौजूद हैं। आप आइए, बात कीजिए, क्योंकि बात करने से बात बनेगी। कल्पना हर बार कहती है, आज फिर कह रही है, अगर आपको लगता है आप किसी चीज से पीड़ित हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई छेड़छाड़ की घटना है, सामने जरूर आइए, क्योंकि आप जब तक आप अपनी बात नहीं उठाएंगे तब तक कोई आपका साथ नहीं देगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ
गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।